ट्रस्ट एक बहुत ही बड़ी और गहरी चीज होती है। ये उन सब चीजों में से एक है जो मालो दौलत से नहीं खरीदी जा सकती और सबसे अनमोल गिफ्ट जो आप किसी को दे सकते हो वो है आपका ट्रस्ट। लेकिन क्या हो जब ये ट्रस्ट टूट जाए, वो भी उस इंसान के हाथों जिसके साथ आप खुद को सबसे ज्यादा सेफ महसूस करते हो। तो 17 साल की बर्नाडेट वॉल्कर ने एक बहुत ही क्लोज इंसान को एक डरावनी बात बताई, लेकिन उस इंसान ने उसका सपोर्ट करने की बजाय उसका ट्रस्ट तोड़ दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगले दिन 18 जुलाई 2020 को बर्नाडेट बस गायब हो गई। बर्नाडेट वॉल्कर का केस सिर्फ डरावना नहीं है, बल्कि ये केस आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आप किस पर भरोसा कर सकते हो। क्योंकि बर्नाडेट ने अपने क्लोज फैमिली मेंबर से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की, बल्कि उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया। वेलकम टू इंतजार क्राइम हब। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं हूँ आपका होस्ट इंतजार। मैं हर वीक नई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पोस्ट करता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये बिल्कुल फ्री है और आपको मेरे लेटेस्ट केसेस के बारे में अपडेट रखता है। बर्नाडेट वॉल्कर पैदा हुई थी 13 दिसंबर 2002 को और आज का ये केस पीटरबोर्ग, कैम्ब्रिजशायर, इंग्लैंड में हुआ। बर्नाडेट की माँ सारा लुइस थी। जब बर्नाडेट पैदा हुई तो उसके कुछ वक्त बाद ही उसके माँ ने अपने बायोलॉजिकल फादर से अलग होने का फैसला किया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि दोनों के बीच आखिर क्या हुआ था। बर्नाडेट अपनी फैमिली और फ्रेंड के बीच बी नाम से जानी जाती थी और वो बहुत ही शाई और इंट्रोवर्ट थी, बट वो अपने फ्रेंड सर्कल में एक फन लविंग, बबली और हर वक्त मजे करने वाली लड़की थी। बी को आर्ट का बहुत ज्यादा शौक था, खासकर फोटोग्राफी का। बी का कैमरा हर जगह उसके साथ होता था। इसी वजह से हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद बी ने पीटरब्रोक कॉलेज में फोटोग्राफी पढ़ने के लिए एडमिशन लिया। बी का सपना था कि वो अपने होम टाउन पीटरब्रोक से बाहर निकलकर अमेरिका में सेटल हो जाए। बी दूसरे नॉर्मल टीनेजर की तरह सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और क्योंकि वो शाई और इंट्रोवर्ट थी, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन इंटरेक्ट करना ज्यादा पसंद करती थी। बी को बुनाई का भी शौक था और ये उसने अपनी ग्रैंड मदर से सीखा था। दोनों के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता था और बी अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा क्लोज थी। हर एक इंसान जिन्होंने बी को जाना, उन्होंने उससे एक जेंटल, काइंड और एक्सप्रेसिव लड़की के रूप में देखा था, जो सिर्फ अपने सपनों का पीछा करना चाहती थी। जब बी सिर्फ एक छोटी बच्ची थी, उसकी माँ सारा एक आदमी से मिली जिसका नाम था स्कॉट वॉल्कर। सारा और स्कॉट वॉल्कर पड़ोसी थे। सारा 2006 में स्कॉट के घर के बगल वाले घर में शिफ्ट हुई थी, 5 बच्चों के साथ, और अपने 6 बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। बहुत ज्यादा बच्चे, तो सोचिए कि बी का घर कैसा होगा। उसकी माँ सारा ये सभी बच्चे अकेले ही पाल रही थी। देखा जाए तो सारा काफी अलग अलग रिश्ते में रही थी, लेकिन कभी भी किसी के साथ सेटल नहीं हुई और इसी वजह से सारा के 6 बच्चों के अलग अलग पिता थे। एंड स्कॉट, जो कि सारा का नया पड़ोसी था, वो पहले से ही शादीशुदा था। स्कॉट और उसकी वाइफ जिल की मुलाकात अगस्त 2004 में हुई थी, जब जिल एक सिंगल माँ थी और उसके 2 टीनेज बेटे थे। तो उनकी शादी को तब तक 2 साल हो चुके थे। शुरुआत में जिल को लगा कि स्कॉट एक लविंग, थॉटफुल इंसान है और उनका रिलेशनशिप काफी तेजी से आगे बढ़ा। सिर्फ 2 महीनों के अंदर ही स्कॉट जिल के साथ शिफ्ट हो गया। लेकिन उसी वक्त जिल ने स्कॉट के बिहेवियर में एक डरावना और अजीब बदलाव महसूस किया। स्कॉट ऑब्सेसिव कंट्रोलिंग हो गया था और हमेशा डाउट करता था कि कहीं जिल किसी और मर्द के साथ तो नहीं है। जिल के मुताबिक ये सब कुछ बिना किसी वजह के अचानक होने लगा था। स्कॉट बहुत मैनिपुलेटिव था। हालांकि जिल ने कहा कि स्कॉट ने उसे कभी फिजिकली एब्यूज नहीं किया है, लेकिन जब भी लड़ाई होती थी तो स्कॉट बहुत डरावनी धमकियां देता था और होनेस्टली कभी कभी आवाज एक मुक्के से ज्यादा तकलीफ देती है। एंड इस सब ने जिल को बिल्कुल होपलेस फील कराया था। जिल स्कॉट के एब्यूज का शिकार बन गई थी, लेकिन वो उसे छोड़ने का सोच भी नहीं पाई। असल में वो स्कॉट के साथ 10 महीने रही, जिसके बाद स्कॉट ने जिल से शादी करने को कहा और ये सुनकर जिल उतनी ही शॉक थी जितने आप हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जिल स्कॉट के इमोशनल टॉर्चर और एब्यूज की वजह से इतनी मजबूर थी, उसने हाँ कह दिया। शायद जिल को लगा हो कि शादी करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर शायद वो सिर्फ डर के साए में जी रही थी। लेकिन ये सब सुनकर दिल दुख जाता है। दोनों की शादी 2005 में हुई, लेकिन उसके बाद स्कॉट का बिहेवियर और भी ज्यादा खराब हो गया था। जिल को शादी के कुछ वक्त बाद ही समझ आ गया था कि स्कॉट उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, सिर्फ डिमांड करता है। ये सब तब तक चलता रहा जब तक स्कॉट का ध्यान उसकी नई पड़ोसन सारा लुइस की तरफ नहीं आ गया।
जिल अक्सर स्कॉट को सारा के साथ फ्लर्ट करते हुए देखती थी, लेकिन जिल को स्कॉट की बेवफाई से तकलीफ नहीं होती थी। ये आपको सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन जिल चाहती थी कि सारा स्कॉट को ले जाए ताकि वो खुद इस एब्यूजिव और मैनिपुलेटिव आदमी से छुटकारा पा सके। जब जिल ने स्कॉट को सारा के साथ देखना शुरू किया तो उसे सुकून मिला। जिल ने इसे अपने लिए एक रास्ता माना और एक दोस्त की मदद से स्कॉट को छोड़ दिया और उस पर प्रोटेक्टिव ऑर्डर भी लगवा दिया। स्कॉट को जिल के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने तुरंत सारा के साथ नया रिलेशनशिप शुरू कर दिया। बी अभी बहुत छोटी थी और उसने स्कॉट को डेट कहना शुरू कर दिया था, जो बाद में सोचकर और भी ज्यादा दिल तोड़ने वाला लगता है। हालांकि सारा और स्कॉट की लीगल शादी नहीं हुई थी, लेकिन सारा ने अपने और अपने सभी बच्चों के लास्ट नेम वोल्कर रख दिया था। ये दिखाता है कि सारा अपने नए रिश्ते को कितना सीरियस ले रही थी। सारा और स्कॉट ने मिलकर और 4 बच्चे भी पैदा किए। अगर आप मैथ में थोड़े कमजोर हैं तो घर में टोटल 10 बच्चे हो चुके थे, वो भी एक 5 बेडरूम के घर में। ये कहना सेफ होगा कि घर में बहुत लोग थे और उनकी बहुत अलग अलग ओपिनियन थी। सारा एक वृद्धाश्रम में काम करती थी, जबकि स्कॉट हर बार नए नए छोटे छोटे काम करता था। लेकिन एक चीज कंफर्म थी, स्कॉट को सोशल मीडिया पर अपने आप को शो ऑफ करना पसंद था। वो हमेशा अपने आप को सोशल मीडिया पर बड़ा बना के दिखाता था, एक ऐसे इंसान के रूप में जो वो असल में था ही नहीं। लेकिन वोल्कर के घर के अंदर की लाइफ बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थी। असल में वो पूरी तरह से टॉक्सिक था। बी के एक भाई एंटोनी ने कहा कि स्कॉट सबको फिजिकली और वर्बली एब्यूज करता था। एंथनी ने ये भी कहा कि स्कॉट सारा के साथ अनफेथफुल था और उसका काफी औरतों के साथ अफेयर भी था। एंथनी ने एक डरावनी बात और बताई, स्कॉट ने हर रूम में कैमरेस लगाए हुए थे, बाथरूम में भी। सोचिए जरा, घर में 10 बच्चे हैं और स्कॉट ने बाथरूम में कैमरे लगाए हुए हैं। स्कॉट का कहना था कि कैमरे इसलिए थे क्योंकि बी टॉयलेट पेपर के रोल के अंदर चॉकलेट छुपा देती थी, तो उसको पकड़ने के लिए वो कैमरे लगाए गए थे। अब जुलाई 2020 आ चुका था और इस फैमिली में चीजें और भी खराब होती जा रही थी। स्कॉट इस वक्त 50 साल का था, सारा 37 की थी, जिन्होंने जून में एक बेबी गर्ल को जन्म दिया और बी अब 17 साल की हो चुकी थी। सारा, जो स्कॉट के मैनिपुलेशन बिहेवियर से तंग आ चुकी थी, अब चेंज के लिए रेडी थी। स्कॉट और सारा का ब्रेकअप हो चुका था और सारा अब एक और नए आदमी क्रिस ओ'कॉनेल को डेट कर रही थी। लेकिन इस पूरे मामले में कुछ बहुत अजीब था। स्कॉट और सारा अब साथ नहीं थे, लेकिन स्कॉट अब भी वोल्कर घर में ही रहता था और स्कॉट ने तो हद कर दी। उसने सारा के लिए नए रूल सेट कर दिए थे जब वो क्रिस को डेट कर रही थी। स्कॉट के मुताबिक सारा सिर्फ हफ्ते में 2 ही दिन क्रिस के घर जा सकती थी। क्रिस को कभी भी वोल्कर घर में रुकने की परमिशन नहीं थी। वो रूल तो समझ आता है, आखिर ये स्कॉट का घर भी है, लेकिन शायद एक ऐसी औरत जो ना अब तुम्हारी बीवी है ना अब तुम्हारी पार्टनर है, बस अब तुम दोनों एक रूममेट बन के रह चुके हो, उसको बताना कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कब मिल सकती है और कब नहीं, ये समझ से बाहर है। फिर 17 जुलाई 2020 आता है। रात के 10 बजे के आसपास स्कॉट बी को अपने माँ बाप के घर वेरिंगटन ले गया। बी ने पूरे ब्लैक कपड़े पहने थे और एक ब्लू डेनिम जैकेट और ब्लैक थिक फ्रेम चश्मा लगा रखा था। रास्ते में स्कॉट ने बी का फोन ले लिया, लेकिन ये फोन क्यों लिया ये हम आपको आगे बताएंगे। और स्कॉट के पेरेंट्स के कहने के मुताबिक बी जब उनके घर पहुंची तब वो थोड़ी अपसेट दिख रही थी। बी लगभग रात के 1 बजे सो गई थी और सुबह 18 जुलाई को लगभग 10:25 पर स्कॉट उसे लेने आया था। लेकिन ट्विस्ट तो तब आया जब बी अपने घर पहुंची ही नहीं। स्कॉट के कहने के मुताबिक उसने स्केटर वे के पास सिगरेट पीने के लिए एक छोटी सी स्टॉप ली, जब बी ने अचानक कार का दरवाजा खोला और भाग गई। स्कॉट ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाया और आखिर में बस घर वापस आ गया। जब सारा ने स्कॉट को घर आते देखा तो उसने नोटिस किया कि वो बहुत थका हुआ है और रोने के कगार पर था। लेकिन सारा ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और ना ही ज्यादा सोचा, क्योंकि अब सारा को स्कॉट की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी, सारा जो कि बी की माँ थी, उसने बी की मिसिंग होने की रिपोर्ट 3 दिन बाद लिखाई, जबकि उसने ऑलमोस्ट तुरंत देख लिया था कि बी स्कॉट के साथ घर नहीं आई। ये किसी माँ का नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं हो सकता। जब एक बच्चा मिसिंग होता है तो उसके पेरेंट्स, स्पेशली मदर, तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करती है। तो सारा को अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट करने में इतना वक्त क्यों लग गया और वो 3 दिन में क्या हुआ था? जब ये केस खुला तो कुछ काफी डरावनी डिटेल सामने आई। बी अपनी जिंदगी में काफी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही थी। न सिर्फ उसका वायलेंट फादर था,
बल्कि उसकी माँ भी उसकी जिंदगी से लगभग गायब थी। हमें नहीं पता ये माँ की चॉइस थी या वो 10 बच्चों को संभालने की वजह से इतनी बिजी थी, लेकिन जो भी हो ये माफ नहीं किया जा सकता। बी जो सह रही थी वो सोच के भी गुस्सा आता है, और सबसे बड़ा दर्द देने वाला इंसान था जिसे वो डैड कहती थी। सारा के पीठ पीछे स्कॉट बी के साथ कुछ ऐसा कर रहा था जो कि एक नाइटमेयर था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब इन सब चीजों की शुरुआत हो रही थी तो बी को लगा था कि वो अपने माँ के पास जा सकती है और जो भी चीजें ये चल रही हैं वो अपनी माँ को बता सकती है। लेकिन उसका दिल एक बार फिर टूटा जब उसने अपनी माँ को बताया कि स्कॉट उसके साथ क्या कर रहा था। उसकी माँ ने उसकी बात पर भरोसा ही नहीं किया, उसने अपनी ही बेटी को झूठा कह दिया। सोचिए, एक ऐसा आदमी जो खुलेआम अपनी फैमिली के साथ एब्यूजिव था, दूसरी औरतों के साथ अफेयर कर रहा था और पहले भी अपनी फैमिली के साथ एब्यूजिव रह चुका था, और आपको लगता है कि वो एक छोटी सी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इस केस को प्रेजेंट करते वक्त कंपोज्ड रहूं, लेकिन क्या बेवकूफ औरत थी ये, क्या बेइज्जती, क्या वेस्ट ऑफ ऑक्सीजन थी। जब आप पेरेंट बनते हो तो आपकी दुनिया बदल जाती है। आपका काम बन जाता है अपने बच्चों का ख्याल रखना, उनसे हमेशा प्यार करना, उन पर हमेशा भरोसा करना, उनको हमेशा प्रोटेक्ट करना। लेकिन ये घिनौना एग्जाम्पल है एक माँ का, उसने कुछ भी नहीं किया। और अगर ये सब काफी नहीं था तो बी की माँ ने उनकी ये बात ये कहकर एंड करी कि अगर बी ने किसी और को ये सब बताया तो वो उसे मार डालेगी। इतना घिन आता है ये सोचकर कि सारा ने एक एब्यूजिव आदमी का साथ दिया जिसे वो खुद छोड़ने वाली थी, वैसे भी अपनी बेटी की बजाय। क्या ही बेकार पेरेंटहुड था ये। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब सारा ने बी की मिसिंग रिपोर्ट देने के लिए 3 दिन बाद पुलिस को कॉल किया, तब पुलिस ने कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जिनका आंसर ऑलरेडी काफी सस्पिशियस था। सारा ने बताया कि उसको बी का एक टेक्स्ट आया था बी के भाग जाने के बाद, जिसमें लिखा था कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड ल्यूक के साथ भाग रही है और वो उसके साथ ही रहेगी। लेकिन पुलिस हैरान थी क्योंकि सारा या स्कॉट ने ल्यूक से कांटेक्ट क्यों नहीं किया या उससे मिलने क्यों नहीं गए और बी को देखने के लिए क्यों नहीं गए। पुलिस को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर भी डिटेक्टिव ने बी की तलाश आसपास के एरिया में शुरू कर दी थी। लेकिन दुख की बात ये थी कि बी का कोई पता ही नहीं चला। एक और काम जो इन्वेस्टिगेटर ने किया जिससे स्कॉट और सारा का नाटक एक्सपोज हो गया, वो था उनका फोन चेक करना। और भाई उन्हें काफी अजीब चीजें मिली। सबसे पहले 18 जुलाई को स्कॉट के फोन की एक्टिविटी बहुत वियर्ड और इधर उधर थी। उसका फोन उस वक्त बंद था जब उसने बी को अपने पेरेंट्स के घर से पिक किया और ये टाइम था 11:23 AM से लेकर 12:54 PM तक। और फोन एक्टिविटी ने ये भी दिखाया कि बी के मिसिंग होने के बाद स्कॉट और सारा दोनों एक पर्टिकुलर जगह पर मल्टीपल टाइम्स गए थे। ये जगह एक लॉकअप गैरेज थी जो उसके पेरेंट्स का था, वोल्टन में। हैरानी की बात ये है कि स्कॉट उस दिन भी वहां गया था जब उसे बी को अपने पेरेंट्स के घर से वापस लेकर उसके घर छोड़ना था। डिटेक्टिव तुरंत उस लॉकअप गैरेज को सर्च करने के लिए निकल गए और चाहे उन्हें वहां बी नहीं मिली हो, लेकिन वहां उन्हें उसकी एक जरूरी चीज मिली जो कि था एक बैकपैक। ये बैकपैक तुरंत एविडेंस के रूप में ले लिया गया और जो ऑफिसर ने अंदर पाया उससे उन्हें अंदाजा हुआ कि बी कितनी मुश्किल में थी। देखो, जब बी छोटी थी तभी से वो हमेशा एक डायरी रखती थी और उसमें लिखती थी। लेकिन एक जर्नल एंट्री ने पुलिस को हिला दिया जिसमें लिखा था, टोल्ड माई मॉम अबाउट माई डैड एंड द अब्यूज, शी कॉल्ड मी अ लायर एंड मुझे जान से मारने की धमकी भी दी इफ आई टोल्ड द पुलिस। कैसी माँ होती है जो अपनी ही बेटी पर भरोसा नहीं करती। ये देखना दिल तोड़ देने वाला था कि बी का दर्द उसकी डायरी के शब्दों से कितना ज्यादा निकल रहा था। उसने सच में सोचा था कि सारा उसका साथ देगी, लेकिन वो गलत साबित हो गई और वो भी काफी बुरे तरीके से। लेकिन डिटेक्टिव यहाँ रुके नहीं। उन्होंने डिसाइड किया कि स्कॉट के एब्यूज बिहेवियर के बारे में बी के दोस्तों से बात की जाए और ज्यादातर लोगों ने डिटेल दी। बी के एक दोस्त नाइलर के अकॉर्डिंग बी ने उसे बताया था कि स्कॉट उसका फायदा उठा रहा था, लेकिन नाइलर ने बाद में बताया कि 19 जुलाई को एक दिन बाद जब बी अचानक भाग गई थी, उसे इंस्टाग्राम पे बी का एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि उसने एब्यूज के बारे में झूठ बोला था। लेकिन याद करो, स्कॉट ने बी का फोन ले लिया था जब वो अपने पेरेंट्स के घर जा रही थी। बी के पास उसका फोन था ही नहीं, तो वो कैसे टेक्स्ट कर सकती थी अपने फ्रेंड्स को या अपनी माँ को। जब पुलिस ने थोड़ी और खोज की और पता चला कि जो मैसेज सारा और बी के फ्रेंड को जा रहे थे वो बी के फोन से तो जा रहे थे, लेकिन वो मैसेज बी नहीं भेज रही थी,
दरअसल ये मैसेज उसकी माँ सारा ही भेज रही थी। अब ये अंदाजा लगाया गया कि स्कॉट जब उसे पता चला कि बी ने उसकी घिनौनी हरकतों के बारे में अपनी माँ को सब बता दिया है, तो उसने गुस्से में आके बी पर अटैक किया होगा और उसकी जान ले ली होगी। जब वो अपने पेरेंट्स के घर से वापस उसे घर छोड़ने जा रहा था, स्कॉट नहीं चाहता था कि उसके गंदे राज बाहर आए और उसे घर से निकाल दिया जाए, तो उसने डिसाइड किया कि बी को रास्ते से ही हटा दिया जाए। लेकिन यही सब सच नहीं था। याद है जब स्कॉट का फोन कुछ वक्त के लिए बंद था, तो ये माना गया कि स्कॉट ने बी की जान उसी दौरान ली, जो टाइम था करीब 91 मिनट का, और उसकी बॉडी को कहीं दूर डिस्पोज कर दिया। उसके बाद उसका पहला कॉल किसी और को नहीं बल्कि सारा को गया। चाहे किसी को नहीं पता कि उस कॉल में क्या कहा गया, लेकिन वो 9 मिनट लंबा था और पुलिस ने सोचा कि वो दोनों अपना प्लान डिस्कस कर रहे थे कि कैसे बी के मर्डर को कवर अप करें। ये सोचकर दिल कांप उठता है। लेकिन बात यह है कि स्कॉट के एक्शन तो वैसे भी खतरनाक थे ही, लेकिन सारा, क्या उसे जरा सा भी गिल्ट नहीं हुआ कि वो फोन पे प्लान बना रही थी उसी आदमी के साथ जिसने उसकी बेटी की जान ले ली थी। ये सोचकर ही दिमाग खराब होता है कि सारा ने पूरा प्लान फॉलो किया कि बी के फोन से मैसेज भेजे जाएं, जिससे लगे कि वो अपने फ्रेंड और फैमिली से कांटेक्ट में है, जबकि रियलिटी में ये सब स्कॉट और सारा ही कर रहे थे। ये प्रूफ करता है कि बी की माँ उसके लिए कितनी कम परवाह करती थी, जो समझना मुश्किल है। इन सभी एविडेंस के साथ बी के फ्रेंड और उसके भाई एंथनी के स्टेटमेंट भी मिले, जिसमें उन्होंने बताया कि स्कॉट एब्यूज करता था और घर में ही सबकी रिकॉर्डिंग करता था। स्कॉट और सारा को 14 सितंबर 2020 को मर्डर और सबूत को छिपाने के चार्ज में अरेस्ट किया गया था। पुलिस अभी भी बी की बॉडी ढूंढ रही थी, लेकिन अफसोस वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुए और आज तक बी का कोई पता नहीं चला। कुछ न कुछ तो बी के साथ जरूर हुआ था, लेकिन अगर बॉडी ही नहीं थी तो मर्डर ट्रायल सक्सेसफुल कैसे होता। तो बात ये थी कि स्कॉट और सारा के अगेंस्ट जो एविडेंस थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और उसके साथ बी के ऊपर जो टॉर्चर हो रहा था उससे मोटिव भी क्लियर हो चुका था स्कॉट का। ट्रायल में मोस्टली बी के दोस्तों ने स्टेटमेंट दिए कि स्कॉट उसका फायदा उठा रहा था। हालांकि स्कॉट ने हर चीज को डिनाई करने की हिम्मत दिखाई। जब घर और बाथरूम में लगाए हिडन कैमरे के बारे में पूछा तो स्कॉट ने ये बोला कि वो बी को बाथरूम में कैंडी छुपाते हुए पकड़ना चाहता था। लेकिन अब हमें पता है कि असल में बाथरूम में कैमरे क्यों लगाए गए थे। पुलिस को एक फेसबुक पोस्ट भी मिला जहां बी ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल से चेंज करके इनर रिलेशनशिप कर दिया था ल्यूक के साथ। पोस्ट में कुछ गलत नहीं था, लेकिन उसके नीचे एक बहुत ही वियर्ड कमेंट था। स्कॉट ने एक कमेंट किया था, जो भी लड़का तुम्हें किस करे तो तुम्हारे दिमाग में मेरा इमेज होना चाहिए। उसने कमेंट के साथ साथ अपनी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी लगाई थी। इसके बाद भी स्कॉट ने सब कुछ डिनाई किया और बोला कि बी कार से भाग गई थी। सारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान थोड़ी कोऑपरेटिव थी। उसने माना कि उसने ही बी के फोन से टेक्स्ट भेजे थे B1 के। बी की बॉडी न मिलने के बावजूद जूरी ने अपना वर्डिक्ट 2021 में दे दिया था। कैम्ब्रिज क्राउन कोर्ट ने स्कॉट वॉलकर को मर्डर का गिल्टी घोषित किया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। स्कॉट की सजा में एक और फैक्टर था, उसने बी की बॉडी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया था। इस वजह से हेलेंस लॉ 2020 लागू हुआ, जो कहता है कि अगर क्रिमिनल विक्टिम की बॉडी की लोकेशन नहीं बताएगा तो उसे कभी पैरोल नहीं मिल सकता। सारा का ट्रायल भी हुआ, लेकिन उसे मर्डर का कन्विक्ट नहीं किया जा सका। उसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के साथ साथ मर्डर को छुपाने के लिए 6 साल की सजा हुई, और आज 4 साल बाद भी बर्नार्ड वॉलकर की बॉडी नहीं मिली। पुलिस ने ड्रोन, सर्चिंग इक्विपमेंट और K-19 यूनिट का यूज किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। डिटेक्टिव जस्टिन जेनकिन का कहना है, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि स्कॉट ने क्या किया और क्यों, लेकिन हमें पता है कि बी ने उसके खिलाफ एब्यूज के एलिगेशन लगाए थे। बी का भाई एंटनी अपनी बहन के लिए जस्टिस की लड़ाई लड़ता रहा, और वो अभी भी उम्मीद करता है कि बी की बॉडी मिल जाएगी ताकि वो उसे एक प्रॉपर गुड बाय दे सके। 22 दिसंबर 2023 को स्कॉट वॉलकर 53 की एज में मर चुका था। उसकी मौत का बस एक ही दुख है कि अब बी की बॉडी का पता लगाने का कोई चांस नहीं बचा। स्कॉट ने इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी? शायद वो चाहता था कि बी के सिबलिंग को दर्द होता रहे। वो एक कंट्रोलिंग, डिस्गस्टिंग इंसान था। उसने ऑलरेडी
हार मान ली थी, कन्विक्शन हो गया था, फिर भी उसने लास्ट मोमेंट तक कंट्रोल रखने की कोशिश की। बी एक टैलेंटेड फोटोग्राफर थी जो हर किसी में एक अच्छाई ढूंढती थी, उसमें भी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये एक ऐसा केस है जो दिल दुखा देता है। सारा 2027 में रिलीज हो जाएगी। अगर आप किसी एब्यूज का शिकार हैं तो फैमिली या फ्रेंड के पास ना जाकर सिर्फ पुलिस को इन्फॉर्म करें। एविडेंस हो तो और अच्छा है, लेकिन बिना एविडेंस के भी रिपोर्ट करें। बी की तरह वेट मत करो, क्योंकि कभी कभी बहुत लेट हो जाता है। बस यही दुआ है कि बी के सिबलिंग इसे मूव ऑन कर पाएं, क्योंकि कभी कभी हमारे पास सिर्फ वही ऑप्शन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर देना एंड नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब फ्री है। मिलते हैं अगले केस में।